आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कानून की नज़र में असलियत में दहेज है क्या, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ डाउरी। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि हमारे देश में दहेज से रिलेटेड क्या कानून है, करंट पोजीशन ऑफ लॉ क्या है, हम ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कानून में एक डिस्टिंक्शन है, दो कंसेप्ट है, एक है डाउरी यानी कि दहेज और एक है स्त्रीधन। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और या पूछा था मैंने आपसे कि अगर एक लड़की की शादी हुई, उसने ज्वेलरी पहनी हुई है, वो अपने ससुराल गई, तो क्या ये कह सकते हैं कि वो दहेज है? वो जो ज्वेलरी है क्या वो दहेज है? नहीं। असली मतलब क्या है दहेज का? तो कानून में इसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो आइए देखते हैं। ये कहता है एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन, या तो दिया हो या फिर अग्रीड टू बी गिवन हो। किसने? पार्टी टू मैरिज का मतलब यहां पे ये है या तो लड़का या फिर लड़की, उनके पेरेंट्स नहीं, लड़का और लड़की, या तो लड़का लड़की को या फिर लड़की लड़के को कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी दे, या फिर उनके पेरेंट्स लड़के को या लड़की को, किसी का भी पेरेंट किसी को भी कुछ भी दे, या फिर कोई भी अदर पर्सन, कोई भी अननोन पर्सन, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली है ना ऊपर वर्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली वर्ड को दिखाना चाह रहा है कि इनडायरेक्टली अगर किसी और के थ्रू हमने बात कर ली हो तो फिर कोई भी अननोन पर्सन किसी भी अननोन पर्सन को कोई भी प्रॉपर्टी दे तो वो डाउरी हो जाएगा। अगर जो मेन यहाँ पे एसेंशियल है वो ये है, इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज। इन कनेक्शन विद द मैरिज को जो बाद में इंटरप्रेट किया है उसका मतलब ये निकल कर आता है इन कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। इन कंसिडरेशन मैरिज मतलब मैरिज की शर्त हो, गाड़ी होगी तो ये होगी वरना शादी नहीं होगी, फार्म हाउस होगा ये वाला होगा वरना शादी नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि ये दहेज का पार्ट है। अगर हमें देखना है स्त्रीधन का मतलब, तो वो जो है सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो ये कहता है एनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, बोथ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। हिंदू फीमेल के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे, उसको इनहेरिटेंस से मिला हो, बाय बर्थ उसका राइट हो, या फिर उसे पार्टीशन में मिला हो, या मेंटेनेंस के थ्रू मिला हो, या फिर उसकी अपनी मेहनत से कमाई से हो, किस तरह से किसी भी तरीके से उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें उसकी फुल ओनरशिप समझी जाएगी और उसका नाम जो होगा वो है स्त्रीधन। तो अगर वो ज्वेलरी पहन के जा रही है, वो लड़की की ज्वेलरी है ना कि ससुराल वालों की, तो वो ज्वेलरी उसकी है, उसकी पोजेशन में है, उसकी ओनरशिप है, तो वो स्त्रीधन है ना कि डाउरी। साथ ही साथ डाउरी में कुछ और एक्सक्लूजन्स भी किए हुए हैं, जैसे कि मिलनी होती है, मिलनी में या फिर मिलनी में एक कल्चरल प्रोग्राम है, उसमें अगर हम कुछ ना कुछ दिया जाता है, लेन देन है, बेशक इन कनेक्शन विद द मैरिज है लेकिन वो डाउरी से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। अगर किसी फंक्शन में कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज होते हैं, वो भी डाउरी का पार्ट नहीं है। अब प्रैक्टिकली समझते हैं हम असलियत में जो ये डाउरी या फिर स्त्रीधन है, ये अपना ब्लैक मनी टिकाने का तरीका है। तो ज्वेलरी चाहे वो डाउरी हो चाहे स्त्रीधन हो, बिल होता नहीं तो वो ज्वेलरी नहीं तो क्या स्त्रीधन क्या डाउरी। तो दो केसेस बनते हैं इसमें। अगर बदमाश है ससुराल वाले तो वो जो भी स्त्रीधन है जो ज्वेलरी लेकर आई है वो अपने पोजीशन में ले लेंगे। अगर लड़की बदमाश है, जो कि मैंने एक एक्सपीरियंस भी है, एक सुना भी है मैंने, उसमें ये हुआ कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है, लड़की अपने मायके गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद करीब हफ्ते भर बाद ही डिस्कवर हुआ फैमिली में कि वो लॉकर खाली करके चली गई। जो ज्वेलरी उसे मिली अपने पेरेंट्स से वो तो लेकर ही गई, साथ ही साथ जो उसको फादर इन लॉ मदर इन लॉ की तरह जो ज्वेलरी मिली थी वो भी ले गई। हालांकि वो भी स्त्रीधन था लेकिन फिर भी उसे भी ले गई, साथ साथ कुछ ना कुछ कैश भी ले गई। तो नाउ दैट गर्ल इज अ वन स्टेप अहेड। कल को कोई डाइवोर्स होगा तो उसमें जो भी, या तो वो स्त्रीधन की चोरी का केस बनाएगी अपने फैमिली पे जो उसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ है, या फिर जब भी एलिमनी की या फिर मेंटेनेंस की बात होगी तो जो एक करोड़ों का अमाउंट ले गई है इसके ऊपर से उसको वो सब मिलेगा। तो ऐसे केस में बहुत झंझट होता है ऐसे। या फिर तो बैक डेट में बिल कटवाओ, ज्वेलरी के बिल कटवाओ के बैक डेट में सेटिंग करनी पड़ेगी, उसकी फीस दो, साथ ही साथ जो सरकार को टैक्स भरो जाके सरकार को, बहुत झंझट फंसते हैं। तो अभी हम उस बारे में बात ना करते हुए अभी हम समझेंगे कि अगर कोई डाउरी की मांग वगैरह होती है तो उस पर सज़ा क्या है। पहले हम समझेंगे 498 AIPC इंडियन पिनल कोड का। इसके बाद ये तो बहुत फेमस कानून है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन आज देखते हैं लिखा क्या है इसमें। अगर कोई क्रूएलिटी है वाइफ के साथ, उसके हस्बैंड या रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड ऐसा कोई क्रूएलिटी उसका कर रहे हैं तो फिर 3 साल तक की सज़ा है, साथ ही साथ फाइन भी। इस पर एक्सप्लेनेशन है क्रूएलिटी का मतलब क्या है। दो उसके ए और बी पार्ट है, ए को ऊपर साइड रखिए, बी पार्ट पे आते हैं, डाउरी से रिलेटेड है
कि अगर कोई अनलॉफुल डिमांड है डाउरी की और उसे पूरा नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से उसको हरेस किया जा रहा है, तो वो क्रूएल्टी है, और क्रूएल्टी की वजह से कोई क्रूएल्टी है तो फिर 498 के तहत वो पनिशेबल ऑफेंस है। अब हम समझते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में क्या कानून बनाया गया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एक स्पेसिफिक एक्ट है, इसमें भी मतलब पीनलाइजिंग प्रोविजंस हैं, पेनल्टी इसके अंदर है। अगर कोई डाउरी की लेन देन होती है, चाहे लेना हो चाहे डाउरी देना भी हो, दोनों में ही 5 साल तक की सजा है। सॉरी, नॉट लेस देन 5 ईयर्स। 5 ईयर से लेस कुछ स्पेशल कंडीशंस पे होगा, लेकिन वैसे जो बेसिक रूल है वो है 5 ईयर्स सजा हो सकती, 5 ईयर सजा है, आप समझिए। साथ ही साथ फाइन भी होगा 15,000, या फिर जो अमाउंट ऑफ डाउरी है जो भी ज़्यादा हो उतना फाइन लगेगा। सेक्शन 4 इसका कहता है डिमांडिंग, कोई डाउरी डिमांड करता है, कोई लेन देन नहीं है, शादी भी बेशक ना हुई हो, डाउरी की डिमांड ही है, तब भी उस पर 2 साल तक की सज़ा है प्लस फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। इसका सेक्शन 4A बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। अगर फॉर एग्जांपल कोई इश्तिहार देता है पब्लिकली कि भाई साहब मेरा तो एक ही बेटा है, मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी इसी की है, अगर आप शादी करते हो फ़ायदा आप ही का है, मेरी तो यही प्रॉपर्टी है। या फिर कोई लड़की का फादर ये बोलता है कि मेरी तो एक ही बेटी है, मेरी प्रॉपर्टी तो इसी की है सारी, शादी में ये फ़ायदा होगा, तो इसे कंसिडरेशन ऑफ मैरिज माना जाएगा। और इसकी भी सज़ा है। सज़ा कितनी है? 5 साल तक की सज़ा है, और इसमें जो फ़ाइन है ये भी 15,000 तक का फ़ाइन भी लगेगा। अब है इसका सेक्शन 8 जो कहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कि इसमें जो ऑफेंसेस हैं इस सेक्शन के तहत वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। मतलब इसका पुरानी वीडियोस में है, लेकिन बता देता हूँ। कॉग्निजेबल यानी कि पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी अरेस्ट वारंट। नॉन बेलेबल यानी कि बेल थाने से नहीं मिलेगी, कोर्ट से लेनी पड़ेगी। नॉन कंपाउंडेबल यानी कि कंपाउंड नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई ले दे के कोई सेटलमेंट नहीं होगा। जैसे 420 का केस होता है चीटिंग का, उसमें आप ले दे के सेटलमेंट कर सकते हो, लेकिन इस केसेस में कुछ सेटलमेंट नहीं होगा, कोर्ट का ही डिसीजन चलेगा। हालांकि सेटलमेंट हो जाता है हाई कोर्ट में स्पेशल पावर्स के तहत। बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 8A ये कहता है कि जैसे टाटा केस होते हैं, टाटा के टेररिज्म, तो किसी टेररिस्ट पे केस होता है तो फिर टेररिस्ट को प्रूव करना पड़ता है कि मैं निर्दोष हूँ। प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना पड़ता कि तू गुनहगार है, डिफेंस को प्रूव करना होता है कि मैं निर्दोष हूँ। उसी तरह से अगर कोई डाउरी केस है तो उसमें प्रूव करना पड़ेगा डिफेंस को कि हम निर्दोष हैं, हमने कोई डाउरी की डिमांड वगैरह नहीं करी। तो ये है हमारे देश के कानून। दिस इज द करंट पोजीशन ऑफ लॉ। आपकी इस पर क्या राय है? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा मुझे। आने वाली वीडियो में बात करेंगे हम कि डाउरी डेथ क्या है और इस पे हमारा कानून क्या कहता है। तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।